ठीक चल रहा होता तो पहले बीएल संतोष साहब लखनऊ गए थे, 3 दिन रह के उन्होंने सब मंत्रियों से बात की, मुख्यमंत्री से बात की, उसके बाद रिपोर्ट बनाई, अपनी रिपोर्ट दी, फिर दोबारा आए, फिर प्रधानमंत्री, फिर अन्य लोगों से बात की, दिल्ली में अध्यक्ष से बात की, अपने से सब लोग बैठे, फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठ के बात हुई, अब फिर लखनऊ में बात हो रही है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो है ही। ऑल इज़ नॉट वेल विद बीजेपी इन उत्तर प्रदेश। और दूसरी बात ये है कि जो अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए थे मेंबरों के, प्रधान के, बीडीसी के और जिला पंचायत सदस्य, उसमें बीजेपी ने पहली बार ऑफिशियली जिला पंचायत में अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। उस सूची में से 15% लोग भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीते। 75 जिलों में एक जिले में भी बीजेपी स्पष्ट बहुमत नहीं पा सकी। यहाँ तक कि वाराणसी में, प्रयागराज में, लखनऊ में, अयोध्या में, हर जगह बीजेपी हारी है। और जिलों में तो हारी, कहीं 2 जीते, कहीं 1 जीते, कहीं 4 जीते, कहीं 5 जीते, ये हालत हुई। तो इसलिए बीजेपी को जो रिपोर्ट दी गई, जो आईबीसी लेके अन्य जो हमें पता चला है, उसके हिसाब से विधानसभा के चुनाव में बीजेपी कहीं टिक नहीं पाएगी। जनता में प्रतिदिन आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। कोरोना को लेकर जितनी लापरवाही की गई मुख्यमंत्री के स्तर पर, ये कहा जाना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि दिखाइए मत, टेस्टिंग कम हो, जिससे ये लगे कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य होते हुए भी इसमें संख्या कम है। मतलब एक जिले में जितने लोग मरे एक दिन में, वो दिखाई नहीं गए। ये कहा कि कोरोना से नहीं मरे, अन्य बीमारियों से मरे, और सब कोरोना से मरे। हमारे एक पूर्व विधायक हैं, वो बता रहे थे, समरपाल सिंह मुरादाबाद के, उनके परिवार में 3 लोग मरे, तीनों कोरोना से मरे, एक को भी कोरोना से नहीं दिखाया गया। उन्होंने डीएम से कहा, तो डीएम ने कहा क्या बताऊं, दबाव है ऊपर से, मत दिखाओ। तो केवल 23,000 लोग दिखाए इन्होंने उत्तर प्रदेश में, 23,000। और जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं, जिन्होंने स्टडी की है, मीडिया से लेके अन्य लोग, उनका ये मानना है कि ये मौत के आंकड़े हैं 15 लाख से 17 लाख के बीच। कोई ऐसा घर नहीं जिसमें संक्रमण न हुआ हो, कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें 10 लोग से लेके 20 लोग से लेके 50 लोग न मरे हों। एक परिवार में 8-8 लोग मर गए, जाने कितने लोग बेघरबार हो गए, अनाथ हो गए, बच्चे छोटे छोटे सब मर गए, कोई है ही नहीं। ये स्थिति, उनका कोई इंतजाम नहीं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ऐसे बनती कि नहीं बनती, लेकिन कोई इंतजाम नहीं, कोई पूछने नहीं गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो तस्वीरें दुनिया ने देखी है कि गंगा किनारे लाशों का एक ढेर लगा पड़ा था, गंगा जी में लाशें बहाई गई हैं, इसका जवाब आप पार्लियामेंट में या बतौर विपक्ष के मुखर आवाज होने के नाते सरकार से मांगेंगे, और सरकार को, सेंट्रल को रिपोर्ट सौंपनी चाहिए? क्यों नहीं मांगेगी सरकार, वो तो मांगी जाएगी। अभी हाउस तो चलने दो, बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। और तो प्रश्न ये है कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं कि आप मृत्यु नहीं दिखाना चाहते इसलिए कि उनको मुआवजा न देना पड़े। और आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि मुआवजा नहीं दे सकते, पेंडेमिक को जाने कौन सी कैटेगरी में डाल दिया। सर, उत्तर प्रदेश बड़ा मिशन है बीजेपी का, राम मंदिर, उसको लेकर इतना बड़ा विवाद देश भर में आया है कि जमीन घोटाला शब्द दे दिया गया है। उसके बावजूद वहां पे जो सरकारें हैं वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं। जब कोई जिम्मेदार लोग बेशर्मी पर उतर जाएं तो आप सब चिल्लाते रहिए, कुछ कहते रहिए, उन पर क्या असर पड़ता है? उन्हें ये है, ऐसा है कि आप जानते हो इस देश में कोई आदमी राम मंदिर के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का एक में मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के लिए आदेश दिया था। मुलायम सिंह जी ने या हम लोगों ने या दूसरी पार्टियों ने भी हमेशा ये कहा कि या तो दोनों पक्ष मिलके कोई निष्कर्ष निकालें या न्यायालय कर दे, और जो हो उसको मान लेना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राम मंदिर था, राम मंदिर बनना चाहिए,
किसी ने विरोध किया इसका? किसी ने नहीं विरोध किया। लेकिन जब राम भक्त ही राम की गोलक चुरा के ले जाएं तो क्या किया जाए? अब वो धमकी और दे रहे हैं कि मुकदमा कायम किया जाएगा उन पत्रकारों पे, उन लोगों पे जो ये कर रहे हैं, और सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप देखिए बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है। सारे तथ्य या तो कहिए कि सब झूठ हैं, या स्वीकार कीजिए, जांच कराइए एसआईटी से या किसी से जिससे लोग मांग रहे। सर धर्मांतरण भी मुद्दा बन रहा है, चुनाव सामने है सर। ऐसा है, जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी धर्म को घुसेड़ देती है उसमें, और धर्म के नाम पर पोलराइज करने की कोशिश करती है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। सर मेरा विषय अब दिल्ली की तरफ, अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई शरद पवार के घर पे, और ये नाम दिया गया बीजेपी की तरफ से कि एंटी मोदी लोग जमा हो रहे हैं मोदी को हराने के लिए। क्या वाकई में एक गुट तैयार हो रहा है 2024 के लिए कि एंटी मोदी फोर्स बने देश में? देखिए, हम तो अभी 2022 के लिए तैयार हो रहे हैं। हम तो अभी योगी को हराने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम इस संबंध में अभी कुछ नहीं कह सकते। ना हमारा कोई आदमी, ना अध्यक्ष गए थे, ना हम गए थे। सर कल प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, कैसे देखते हैं? जम्मू एंड कश्मीर के अप्रोप्रिएशन ऑफ 370 का 2 साल होने को है, तो जम्मू कश्मीर कई लोगों को बुलाया होगा ऑल पार्टी जो है ना जम्मू कश्मीर। हमें तो कोई, हमारी पार्टी कोई जानकारी तो है नहीं। ऐसा है, जब देश में जब जब असंतोष सरकार के खिलाफ होता है तब तब कुछ नए मुद्दे ये लोग उछालते रहते हैं ताकि लोग वो भूल जाएं, इस पर डिस्कशन करने लगें कश्मीर पे। भाई कश्मीर हम लोग तो बहुत पहले मांग चुके हैं कि कश्मीर कोई समस्या नहीं। ये हमारे देश के अंदर अभी जो है, अगर कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर दे दिया जाए तो जो असंतोष है 50% उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। अब उनको ये है कि अब राज्य का दर्जा खत्म हो गया, हमारा मुख्यमंत्री भी हो जाता, सो नहीं होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए जो गुपकार वगैरह बने, इसीलिए तो है। सब मुख्यमंत्री रहे, फारूक रहे, उमर अब्दुल रहे, मुफ्ती मोहम्मद सईद हो, ये सब चीफ मिनिस्टर्स रहे। तब ये है कि जब राज्य नहीं है तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। तो ये तो इन लोगों को समझना चाहिए। आप इसको ये चाहते हैं कि आग जलती रहे देश में, इसका नाम लेके रहते रहेंगे और कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे। हम 2 पेंडेमिक को देख चुके हैं, अब तीसरे थर्ड वेव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कई ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जहां पर स्वास्थ्य और देश के स्वास्थ्य को पर पैनी नजर रखते हैं। कैसे देखते हैं इस डेल्टा वेरिएंट को देश में और कोरोना के ऑल ओवर पूरी मार को? ऐसा है, डेल्टा वेरिएंट के बारे में सारी दुनिया ने बहुत चिंता की है। पहले चूँकि इंडिया को उससे नाम जुड़ा हुआ तो WHO ने फिर कहा कि किसी देश का नाम मत जोड़ी है, तो ओरिजिन का इसकी यहीं से, और वो बहुत ख़तरनाक है। इसमें जब तक सारे लोग वैक्सीनेटेड न हो जाएं, कम से कम 18 साल के ऊपर वाले लोग, तब तक गवर्नमेंट को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि टॉप प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट की ये होना चाहिए कि वैक्सीनेशन एकदम जल्दी से जल्दी हो। और दूसरे सार्वजनिक स्थलों पर जहाँ मीटिंग वगैरह हों और कोई कार्यक्रम हों, उन सब में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली फेस और फिजिकल डिस्टेंसिंग का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो संक्रमण ये रोक नहीं सकते। और तीसरी बात ये कि इनको व्यवस्था करनी चाहिए उसकी तैयारी के लिए, बेड्स ज़्यादा हों, ऑक्सीजन ज़्यादा हो, सब हो। लेकिन हमने, हमारी जो कमेटी है, हेल्थ कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ, उसने सारे अधिकारियों से पूछ के फिर और बात करके, हमारे मेंबर्स ने पूछ के एक रिपोर्ट दी थी जिसमें ये कहा था कि, और ये तो हमेशा ही कहा, मैंने पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि जो हेल्थ का बजट है वो बहुत कम है। 1% के आसपास आप दे रहे हैं GDP का, और होना चाहिए, होना ज़्यादा है, दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कम से कम तुम 2.5% ही कर दो। अगर 2.5% बजट दिया होता GDP का हेल्थ को, तो अस्पताल, डॉक्टर, दवा या जो ऑक्सीजन प्लांट हैं बनाने वाले, इनकी कोई कमी नहीं होती और ये संकट नहीं हो सकता था। ये अभी भी नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब बजट वित्त मंत्री जी ने जारी किया, दूसरी लाइन पे भी कहा कि उन्होंने बजट 143% हेल्थ का बढ़ा दिया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने अपने कमेटी के लोगों से, डायरेक्टर से कहा, जरा देखिए तो
तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाया समय। हेल्थ में इन्होंने जोड़ दिया वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। फिर जब हमने पूरा निकाला तो पता चला कि पिछली साल जो अलॉट हुआ था बजट में पैसा हेल्थ को, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें कुछ पेंडेमिक के लिए और दे दिया गया था, और उस लिहाज से वो था लगभग 74,000 करोड़। और इस बार बोले कहा कि सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर को निकाल दिया जाए तो केवल 65,000 करोड़ है, बजाय बढ़ने के घटू का। पिछली साल जितना एक्चुअल बजट में दिया गया था उससे लगभग 10 करोड़ कम था, 10,000 करोड़। तो इतना गुमराह करते हैं ये लोग। मैंने शेखावत जी से पूछा कि आपका मंत्रालय हेल्थ में कब आ गया है, कि कहाँ आ गया, बजट में तो उसी में। तो वो मुस्का के चले गए। हर्षवर्धन जी से पूछा मैंने कि आपका मंत्रालय तो बहुत बड़ा हो गया है, उसमें बजट में तो सैनिटेशन भी आपने जोड़ दिया गया और वाटर, ये ऐसा हुआ है। ये हालत है। जब आप पैसा नहीं देंगे कहाँ से अस्पताल बन जाएंगे, कहाँ से डॉक्टर और अपॉइंट हो जाएंगे। भाई जितने हमारे डॉक्टर निकल रहे हैं उनको आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जब प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, गवर्नमेंट में जाएँ तो आपके जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं राज्यों में हैं, सब हैं, उन सब में भी लोग पहुँचे। अब स्थिति इतनी खराब है कि पेंडेमिक था और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में नोएडा से चले आइए बलिया देवरिया तक, देहात में जो PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें किसी में भैंस बंधी हुई है, किसी में कोई गया नहीं, कागज पे डॉक्टर है, तनख्वाह गवर्नमेंट से ले रहा है बड़ी, लेकिन एक दिन भी नहीं जा रहा है, मर गए लोग इलाज के लिए। और अब जब वहाँ इलाज नहीं मिला तो शहर में आए तो शहर में जगह नहीं थी कहीं, और महंगा इलाज होता है, सरकारी इलाज सस्ता होता है। अच्छा, शुरू में जो एसिम्प्टोटिक पॉजिटिव लोग थे वे तो ऐसे ही ठीक हो सकते थे, थोड़ी सी दवा पैरासीटामोल दे दे, कुछ दे दे, कुछ डॉक्टर सलाह दे दे उससे, लेकिन वो बढ़ता गया क्योंकि वो देखने वाला कोई नहीं था। जब ज़्यादा हो गया तब वो आया अस्पताल में। इसलिए बड़े पैमाने हमारे राज्य की सरकार की कमजोरी की गलती की वजह से कोई इंतजाम अब नहीं हो रहा है, अब भी नहीं कर रहे, पैसा नहीं बढ़ा रहे हैं। सर एक और आप समझिए हमारे गांव में गवर्नमेंट की बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर है। उसमें नेताजी ने और अखिलेश ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे। एक प्लांट का कोई वो खराब हो गया था, 7-8 लाख रुपए का था। तो ये पैंडेमिक शुरू होने से पहले ही 2 साल से 3 साल से उसकी डिमांड थी कि 8 लाख रुपया मिल जाएगा तो ये प्लांट चालू हो जाएगा। लेकिन जब मरने लगे, और हालांकि वहाँ तो व्यवस्था हम लोगों ने करवा दी थी सब, कोई आदमी ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा वहाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लापरवाही देखिए कि जब शुरू हो गया तब पैसा रिलीज हुआ कब ये ऑक्सीजन प्लांट चालू। अब जो है वो 2-3 दिन पहले चालू हो गया है और 2 प्लांट और चालू हो रहे हैं, और मैंने 1 करोड़ रुपया दिया है उसकी लाइनिंग वगैरह के लिए कि जो बेड तक ऑक्सीजन की लाइन पहुंच जाए हर जगह। उसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपया दिया अपनी सांसद से अभी 10 दिन पहले। सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आपको लगता है कि ऐसे समय में स्कूली बच्चों का स्कूल खुलना सही है, और देश भर में मोदी जी की तस्वीर लग रही है कि उन्होंने वैक्सीन फ्री करा दिया है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इनको इससे कोई मतलब नहीं कि मर रहे हैं कि लोग जी रहे हैं, ये हर चीज चुनाव से जोड़ के देखते हैं। दुर्भाग्य इस देश का है ये। प्रोपेगेंडा हो चाहे किसी को, क्या स्थिति है, आप बिल्कुल दिवालिया हो गई। रिजर्व बैंक को इन्होंने दिवालिया कर दिया। मतलब एक दिन आने वाला है जब पैसा छपने लगेगा, करेंसी छपेगी और 2 रुपए की तरह 1,000 रुपए का 2,000 रुपए का नोट जो है बिकेगा। ये इस देश में स्थिति आने वाली है, ये स्थिति खत्म हो गई है इकोनॉमी। आप चाहते हैं स्कूल खुले? हम इस जब ये इंतजाम नहीं पूरा कर सकते तो स्कूल खुलने के बाद तो ये बच्चों को नहीं बचा सकते। अभी तेलंगाना या किसी से कह दिया हाई कोर्ट ने कि अगर एक बच्चा भी हुआ तो जिम्मेदार होगी सरकार, जिम्मेदार होगी।